जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाषण का शीर्षक है ब्राह्मणवादी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से 1000 गुना बदतर है। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को धुले में कोर्ट के किसी काम के सिलसिले में जाना था। शुक्रवार की रात की गाड़ी से वो वहां से निकले। 31 की सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी 40 गांव पहुंची। डॉक्टर बाबा साहेब की गाड़ी 40 गांव होते हुए आगे धुले जाएगी, इस बात की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग तड़के ही से 40 गांव स्टेशन पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक स्टेशन परिसर लोगों से खिल उठा था। लोग डॉक्टर अंबेडकर की जय के नारे लगा रहे थे। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज के वीडियो की जानकारी आपसे साझा कर दी है। ठीक 5 बजे गाड़ी ने स्टेशन में प्रवेश किया। सुहास्यवदन डॉक्टर साहब गाड़ी से उतरे। तुरंत 3 बार अंबेडकर जिंदाबाद का नारा गूंजा। पहले एसएस कर्णिक, चीफ ऑफिसर और अस्पृश्योद्धारक बोर्डिंग बिल्डिंग फंड कमेटी के सचिव और श्रीमान चौहान ने उनका साक्षात्कार किया। उसके बाद श्री दीवान चौहान के बोर्डिंग की ओर से लाया गया हार श्री डी.जी. जाधव बीए एमएलए ने डॉक्टर साहब के गले में हार पहनाया। उसके बाद रांजणगांव की बहन श्री सखुबाई कबड्डेकर, सोनाबाई कन्नड़कर, सावित्रीबाई अहिरे आदि बहनों ने उनकी आरती उतारी, उन्हें वंदन किया। छात्रों की ओर से वेड़ाबाई सरदार शांताबाई चौहान, शांताबाई जाधव ने उन्हें फूलमालाएं अर्पण की। दोपहर तक डॉक्टर अंबेडकर का कोर्ट का काम पूरा हुआ। 4 बजे वह हरिजन सेवक संघ के सचिव श्री बर्वे वकील के घर पहुंचे। वहां श्री जाधव एमएलए, श्री सावंत, श्री पुनाजीराव ललिंगकर, श्री तुकाराम पहलवान और श्री देंगे आदि लोगों के साथ टी पार्टी हुई। वहां कांग्रेस के कुछ लोग भी उपस्थित थे। वहां काफी विचार विमर्श हुआ। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब राजेंद्र हरिजन छात्रालय और चोखामेला बोर्डिंग भी गए। वहां चोखामेला बोर्डिंग, स्वोद्धारक छात्रालय, हरिजन छात्रालय की ओर से उन्हें फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद धुले विजयानंद थिएटर में डॉक्टर बाबा साहेब का जोरदार भाषण हुआ। थिएटर में स्पृश्य लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। जगह की कमी के कारण कई लोगों को बाहर बैठना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कांग्रेस ने फरमान निकाला है कि कल 1 अगस्त 1937 का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वो स्वराज हुआ और हम जैसे किसी के हाथ आए तो स्वराज्य नहीं कहना क्या ठीक है? भावना और सिद्धांतों फलसफों को अगर किनारे सरका कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिलमानिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते थे और स्पृश्यास्पृश्य के बारे में सोचा नहीं करते थे। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा? हमारे लिए ये स्वराज नहीं, औरों का हम पर चलने वाला राज है। इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन न बनाने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल, हवलदार, मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। इतना ही नहीं, महार भी दूसरे महार की मदद नहीं करता। इसीलिए जातीय संगठन जरूर करें। अन्याय जब हो रहा हो कम से कम तब उसकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील गवाह, कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए पैसा जरूरी होता है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाएं। कोशिश कर एक गांव में अगर आप न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत अन्य गांवों में भी फैलेगी। कोई और आकर आपके लिए काम करे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपके लिए श्री बर्वे या श्री गांधी आकर छात्रावास खोलें, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महार लोग हैं। हर कोई 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा। अब अंग्रेज कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बादशाह की ओर से गवर्नर को भेजे आज्ञापत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जितने लेना संभव हो उतने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को लें। आज का मंत्रिमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रिमंडल में महारों मांगों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके बावजूद इस मामले में अंग्रेजों ने बिल्कुल दखल नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुआ।
कारण मैं बताता हूं। वे इस प्रकार है। 1. कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वो ब्राह्मण्य का उदय ही हुआ है। ये मैं देख रहा हूं। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने देखिए, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं कहता हूं कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण हजारों गुना बुरा है। 2. मुझसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मैं जो आंदोलन करता हूं उसे बंद करो, लेकिन न मुझे तनख्वाह पाने की लालसा है और न ही मैं सम्मान पाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में और मुझ में बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है, इसीलिए ज्यादा स्पष्टता से देख सकता हूं और जानता हूं कि जोखिम या धोखा कहां है। कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे परिश्रम सफल हुए। ये स्वराज सुखदायी जोखिम भरा है। सामाजिक सत्ता जिनके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उनके ही हाथ गई है। इसीलिए अब हर गांव कम से कम 10 रुपए फंड में दे, ताकि आप लोग न्याय पा सकें। अपने पृथक मजदूर पक्ष के 15 लोग असेंबली में हैं। ये लोग एक धागे में मजबूती से पिरोए हुए हैं। उनमें आपसी फूट या मनमुटाव बिल्कुल नहीं। इसीलिए कांग्रेस को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वो हमारी पार्टी है। कांग्रेस को मुसलमानों से अथवा लोकशाही पार्टी से नहीं लगती। श्री वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया उसमें उजागर हो चुकी है। हम भी चुनावों के दौरान एकता से पुणे आए और संगठन के साथ बढ़ते, इसलिए ये फल मिला। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली उसे कायम रखें। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापन की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला अपना जब कोई नहीं होता, तब सत्ता जो कष्ट उठाता है उसकी होती है। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हों। कांग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वो बिना किसी शर्त के किसी हरिजन को मंत्रिमंडल में नहीं लेती? इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगे। मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी मशवरा नहीं किया। कांग्रेस से मैं हमेशा 1.25 मील दूर रहा। खानदेश में हमारे पक्ष के श्री दौलत गुलाजी जाधव चुनाव जीत गए हैं, उनसे काम करवा लेना। इस देश में हमारे साथ इंसानियत भरा व्यवहार नहीं किया जाना, ये बात आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हमेशा जागरूक रहें, तभी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण हुआ। भाषण के बाद श्रीमती नर्मदाबाई बाग, तलिंकर, दशरथ धाकुबाद्य, जुने धुले और अन्य तहसीलों के लोगों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाई और सभा समाप्त हुई। पश्चिम खानदेश जिले में बाबा साहेब इससे पूर्व सामाजिक कार्य के लिए कभी नहीं आए थे। अन्य जिलों के अस्पृश्य नेताओं ने कभी उन्हें वहां जाने के लिए कहा भी नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब की बुद्धिमता और उनका काम देखकर स्वाभिमान से परिपूर्ण अस्पृश्य जनता जाग गई थी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद स्काउट के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक गए। शाम 6 बजे डॉक्टर बाबा साहेब की गाड़ी धुले स्टेशन की ओर चली। उस दिन धुले प्रताप मिल चल रही थी। 5 बजे वो बंद हो जाती। मिल का समय पूरा हुआ तब वहां से निकलकर सभी महिलाएं और पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब के दर्शन के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए। वहां डॉक्टर बाबा साहेब को स्काउट की लाठी की सलामी दी गई। उसमें भीमराव सालुंके, वेसा पहलवान, शंकरराव घोड़े, किस्मराव आदि लोगों ने हिस्सा लिया। यहां भी कई महिलाओं और पुरुषों ने बाबा साहेब को फूलमालाएं अर्पण की। बाद में 6:40 को सबसे विदा लेकर डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी 40 गांव के लिए रवाना हुई। 40 गांव में डॉक्टर बाबा साहेब आने वाले हैं, ये खबर लोगों में फैली थी। लोग इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे थे कि खबर आई कि जिस गाड़ी से डॉक्टर साहब आने वाले थे उस रेलवे का इंजन राह में सिक हुआ। लोग निराश हुए। 1-2 घंटों में इंजन की मरम्मत होगी और डॉक्टर बाबा साहेब को आने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की देरी होगी, ऐसा लोगों को लगा था। डॉक्टर साहेब के स्वागत में श्री झिपरू तुकाराम जाधव, नथ्यू दोनू जाधव, जाबर साहब, मांगो आनंदा जाधव स्टेशन गए थे। बोर्डिंग में इकट्ठा हुए लोगों का मनोरंजन करने के लिए मैं भास्कर मास्टर, जगन्नाथ सुंदरनाथ के पोवाड़े प्रस्तुति का कार्यक्रम हुआ। साथ ही वेडाबाई चौहान, शांताबाई जाधव के बोधप्रद गीतों का गायन हुआ। बहनों के बैठने का बेहतर इंतजाम किया गया था। श्रीमती ध्रुपताबाई दीवान, झेलाबाई पोमोरे, सखुबाई आनंदा जाधव, सावित्रीबाई तोताराम जाधव, नारदाबाई नानाजी जाधव, भागाबाई उर्वा सरदार, दयाबाई रामाजी जाधव आदि मुख्य महिलाएं उपस्थित थी। आखिर तड़के 3-4 बजे गाड़ी स्टेशन पर आने की संभावना है, ये खबर श्री रायला मास्टर ले आए। सुनते ही लोग बोर्डिंग से निकलकर रात के 12 बजे स्टेशन पहुंचे। उसके पहुंचने से पहले ही आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ स्टेशन पहुंच चुकी थी।
उनमें ये लोग भी शामिल हुए और पूरा स्टेशन परिसर लोगों से भर गया। तड़के 4 बजे तक लोग जागते रहे। आखिर डॉक्टर अंबेडकर को ले आने वाली गाड़ी स्टेशन में आई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहेब जैसे ही गाड़ी से उतरे, वहां के समाज की ओर से श्री रायला मास्टर ने उन्हें फूलमाला अर्पण की। उसी वक्त 8 मील की पैदल यात्रा कर श्री डी जी जाधव के माता पिता डॉक्टर साहब से मिलने आए। उन दोनों ने डॉक्टर बाबा साहेब का वंदन किया। इंजन खराबी आने के कारण उन्हें देर हुई थी और तुरंत 5 बजे ही गाड़ी से उन्हें मुंबई जाना था, इसलिए वो बोर्डिंग नहीं जा। वहां जुटे लोगों ने स्टेशन में ही उनका स्वागत किया। विभिन्न संस्थाओं की ओर से उन्हें कई बार पहनाए गए। डॉक्टर साहब ने प्रेम के साथ उनको स्वीकार किया। सबको उन्होंने अपने आंदोलन के हारे में संक्षेप में बताकर शामिल होने के लिए कहा, फिर सबसे प्रेम पूर्वक विदा ली। ये अपूर्व सम्मान समारोह 40 गांव शहर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। हमारे स्वतंत्र लेबर पक्ष के संगठन को हम अनुशासन के साथ विस्तार देते हुए अपने उद्देश्य की राह पर आगे बढ़ने का आज ही संकल्प लेते हैं। निस्वार्थ बुद्धि से किए गए कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद की मुख्य धारा। चलिए चलते हैं साल 1937 में। तारीख थी 31 जुलाई। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिंदगी के सिर्फ एक दिन को देखने वाले हैं। लेकिन ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये वो दिन है जो एक पूरे आंदोलन की आत्मा को हमारे सामने खोल कर रख देता है। आइए इस ऐतिहासिक दिन के सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। सुबह के 5 बजे हैं, एक रेलवे स्टेशन पर अभी ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है और एक ट्रेन का इंतजार हो रहा है। यहाँ जो होने वाला था वो किसी आम दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की आहट थी। स्टेशन पर जैसे कोई करंट दौड़ गया था। सोचिए, सिर्फ एक अफवाह कि डॉक्टर अंबेडकर की ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है और हजारों लोग जमा हो गए। कोई नोटिस नहीं, कोई ऐलान नहीं, फिर भी पूरा स्टेशन अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। ये उस इंसान के लिए दीवानगी थी जिसे उस इलाके के लोगों ने पहले कभी देखा तक नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। डॉक्टर अंबेडकर का ये दौरा किसी राजनीतिक रैली या भाषण के लिए था ही नहीं। उनके आने का असल मकसद कुछ और ही था, पर लोगों के इस जुनून ने इस दिन का मतलब ही बदल दिया। तो असल में वो वहाँ थे क्यों? देखिए, ऑफिशियल वजह तो ये थी कि वो एक वकील के तौर पर धुले में एक कोर्ट केस के सिलसिले में जा रहे थे, मतलब एक नॉर्मल प्रोफेशनल ट्रिप। लेकिन वहां जमा भीड़ के लिए ये उनके नेता का, उनके हीरो का आगमन था। ये कोई काम की यात्रा नहीं थी, ये एक जश्न था। और ये भीड़ थी किसकी? कोई एक ग्रुप नहीं था। इसमें लकड़ियां बेचकर गुजारा करने वाली महिलाएं थीं, स्कूल के बच्चे थे, मिल से सीधे भागे आए मजदूर थे। इससे पता चलता है कि अंबेडकर का असर समाज के हर छोटे बड़े तबके पर कितना गहरा था। ये जमीन से उठा हुआ एक सच्चा जन सैलाब था। 40 गांव तो सिर्फ एक झांकी थी, असली नजारा तो धुले में देखा। जब ट्रेन स्टेशन पहुंची तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही उमड़ पड़ा हो। एक बहुत बड़ा जुलूस उन्हें ट्रैवलर्स बंगले तक लेके गया, और भीड़ तब तक वहां से हटी नहीं जब तक उन्होंने अपने प्यारे नेता, जिन्हें वो बाबा साहब कहते थे, कि दर्शन नहीं कर लिए। भीड़ से निकला ये एक नारा उस दिन की पूरी भावना को एक लाइन में कह देता है। लोगों के लिए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो उनके राजा थे, उनके मुक्तिदाता थे। वो आवाज थे जो सदियों की खामोशी को तोड़ रही थी। अब आता है दिन का सबसे अहम हिस्सा। कोर्ट का काम निपटाने के बाद शाम को विजयानंद थिएटर में उनका भाषण था। थिएटर तो खचाखच भरा ही था। लोग बाहर सड़कों पर बैठकर उन्हें सुन रहे थे। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। ये एक लाइन उस दौर की पूरी राजनीतिक बहस पर एक बम की तरह गिरी थी। सोचिए, एक तरफ पूरा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और अंबेडकर एक अंदरूनी दुश्मन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद, यानी जाति पर आधारित सामाजिक ढांचा, जिसे वो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक मानते थे।
यही अंबेडकर की सबसे बड़ी चेतावनी थी। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या सत्ता का अंग्रेजों के हाथ से निकलकर उन ऊंची जातियों के हाथ में जाना ही असली स्वराज है जो सामाजिक भेदभाव को बनाए रखते हैं। उनके लिए ये स्वराज नहीं था, ये तो बस हुकूमत करने वालों का बदलना था। उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ बताया कि वो कांग्रेस से अलग क्यों हैं। उन्होंने देखा कि नई सरकारों में भी पावर उन्हीं लोगों के पास जा रही है जो समाज में ऊपर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई को किसी भी कीमत पर, किसी भी समझौते के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंबेडकर सिर्फ समस्याएं बताने वाले लीडर नहीं थे, वो हमेशा समाधान भी देते थे। उनका भाषण सिर्फ एक आलोचना नहीं था, बल्कि अपने लोगों को ताकत देने के लिए एक ठोस, एक प्रैक्टिकल प्लान था। उन्होंने समुदाय की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधी चोट की, आपस में एकता की कमी और सपोर्ट सिस्टम का न होना। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग खुद एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होगे, कोई और तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और उनका समाधान क्या था? 3 सीधी सादी बातें। संगठित हो, एक फंड बनाओ और फिर अपने हक के लिए लड़ो। उन्होंने समझाया कि न्याय सस्ता नहीं मिलता और उसके लिए पैसे की ताकत बहुत जरूरी है, और एक छोटी सी जीत भी पूरे समाज में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर सकती है। और उनकी योजना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस रकम से लगाइए, 10 लाख रुपए। और ये 1937 की बात है। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं थी, ये मिलकर आत्मनिर्भर बनने और एकता का एक मजबूत प्रतीक बनाने की बात थी। अब जरा राजनीति और भाषणों से हटकर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और उनके लोगों के बीच एक बहुत गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन था। ये रिश्ता सिर्फ एक नेता और उसके फॉलोअर्स का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये घटना लोगों के अटूट भरोसे को दिखाती है। हुआ ये कि जब उनकी वापसी वाली ट्रेन का इंजन खराब हो गया तो लोग घर नहीं चले गए। वो सुबह 4 बजे तक पूरी रात सिर्फ अपने नेता की एक झलक पाने के लिए स्टेशन पर डटे रहे। ये एक बहुत ही इमोशनल पल था। सोचिए, एक बुजुर्ग जोड़ा सिर्फ अपने बेटे के नेता से मिलने के लिए मीलों पैदल चलकर आता है। ये दिखाता है कि अंबेडकर लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना चुके थे। वो उनके परिवारों का एक हिस्सा बन गए थे। तो इस एक दिन की यात्रा का आखिर मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ कुछ भाषण और भीड़ का इकट्ठा होना था? नहीं, इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। उस एक दिन की यात्रा ने एक चिंगारी सुलगा दी थी। लोगों में एक नया जोश और एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। संगठन बनाने का उनका बुलावा सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की नींव बन गया जिसने आने वाले सालों में महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। आखिर में यह सवाल बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का वो एक दिन हमें लीडरशिप की ताकत, संगठन के महत्व और सही समय पर दिए गए एक शक्तिशाली संदेश के असर की याद दिलाता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।